なるしかなかったのか。忍びの時代は終わる。忍びだ。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर के माथे पर वही ब्लू कलर का फायर जल रहा होता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होंग कह रहा होता है, एल्डर यान लग तो नहीं रहा है कि वो वहां पर मर रहा है, क्योंकि अभी वो चिल्ला भी नहीं रहा है और उसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे वो वहां एंजॉय कर रहा हो। और एल्डर यान, कहीं ये तो नहीं है, तुम तो उसे बोल रहे थे ना कि वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट एल्केमिस्ट है, तो कहीं तुम उस पर नरमी तो नहीं बरत रहे हो ना। मेडिसिन किंग कहता है, मैं बस इंपीरियल गेट के काम के बारे में सोचता हूँ और उसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं आता है। और फिर फिफ्थ एल्डर कहता है, सेकंड प्रिंस, मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो इसका आउटकम चेंज हो जाएगा। तो होंग उसे पूछता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? फिफ्थ एल्डर जवाब देता है, तुम अपने हाथों से ही उसे मारना चाहते थे ना, ताकि तुम उससे अपना बदला ले सको। तो क्यों ना तुम और मैं मिलकर अपने हाथों से ही उस लड़के को मारें और चारों तरफ मॉन्स्टर बैट्स से घिरे होने के कारण वो अपनी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और हम परफेक्टली कैपेबल हैं कि हम उसे क्लोज रेंज में मार सकते हैं। होंग कहता है, तो ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। इसलिए एल्डर यान, तुम अपने अटैक को रोक दो, पर यह ध्यान रखना कि वो लड़का कहीं यहाँ से भाग ना जाए। फिर मेडिसिन किंग अपने अटैक को रोक देता है, लेकिन एम्परर वहीं पर ही बैठा होता है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है। इसे देखकर सुई कहती है, इसे क्या हो गया नाइन्थ अंकल? लेकिन फिर टियान कहता है, अगर उसने पहले से ही कोई प्लान बना रखा है तो अगर हम उसे बचाने जाएंगे तो फिर हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे और उसके प्लान को भी बर्बाद कर देंगे। जाओ फान हमेशा ही एक सरप्राइज अटैक करता है जब तुम सोच रहे होगे कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ये एक ऐसा इंसान है जो अगले पल क्या करेगा इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। उसे देखकर होंग और एल्डर भी सोच रहे होते हैं, इसकी आंखें तो बंद है, पर किसे पता कि इसने कौन सा जाल बिछाया हुआ हो, और मैं पहले की तरह इसके नजदीक नहीं जाऊंगा और फिर से इसे मुझे मारने का मौका नहीं दूंगा। और फिर होंग बड़ी ही तेजी से जाता है और एम्परर को एक पंच मारता है। इसे एम्परर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है, पर तब भी वो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा होता है। और इसे देखकर होंग अपने मन में सोचता है, ये इतना आसान था और लगता है कि ये अगर मरा नहीं होगा तो भी ये नॉकआउट हो चुका है। और फिर वो हंसते हुए कहता है, एल्डर, हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था ना कि मैं इसका सर काटूंगा, तो ठीक है, तुम अभी मुझे उसका सर काटते वक्त डिस्टर्ब मत करना। और फिर हम देखते हैं सुई कह रही होती है, अंकल अभी हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और फिर मास्टर जी कहते हैं, न्यू, किविन और मुडान मेरे साथ चलो, हम उन मॉन्स्टर बैट्स पर हमला करेंगे और जितने हो सके उतने मॉन्स्टर बैट्स को मार देना। और सुई, तुम जाओ और उस बच्चे को बचाओ, और तुम्हारा होंग के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से वो तुम पर जरूर रहम दिखाएगा। लेकिन तभी ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि एम्परर खड़ा हो चुका होता है और कहता है, अभी कौन था जिसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा? वो मेरे सामने आए, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और उसे खड़ा हुआ देखकर होंग और एल्डर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, इतने सारे मॉन्स्टर बैट्स के अटैक के बावजूद ये ऐसे कैसे खड़ा है जैसे कि इसे कुछ हुआ ही ना हो। एम्परर कहता है, बहुत सारे मॉन्स्टर बैट्स के चीखने से ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग तो था, पर ऐसा भी नहीं है कि इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। मास्टर जी कह रहे होते हैं, इस लड़के के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तभी ही एक मिरेकल हो जाता है। लेकिन सुई कहती है, पर अब भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। पर टियान उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं, खतरा बिल्कुल ही
टल चुका है, क्योंकि ये लड़का अब बिल्कुल ही अलग लग रहा है और मैंने इसे तभी ऐसा देखा था जब इसने सेवेंथ एल्डर को मारा था, और मैं इसके इस जैसी कोल्ड कॉन्फिडेंस को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और अब ये लोगों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। होंग कहता है, जाओ फान, तुम यहाँ चारों तरफ से घिर चुके हो और तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ तुम अपने आप ही सरेंडर कर दो। एम्परर कहता है, भागना? हाँ सही कहा, यहाँ तो भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, और जब तुम लोग इतना चाहते हो कि मैं यहीं पर ही रहूं, तो ठीक है, मैं यहीं पर ही रहूंगा जैसा कि तुम लोग चाहते हो। और फिर एम्परर के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर निकलने लगती है और वहाँ पर रेड कलर की लाइटनिंग गिरने लगती है। इसे देखकर वो दोनों कहते हैं, इस लड़के के साथ क्या हो रहा है? ये तो गॉडली रेलम प्रेशर है। एम्परर कहता है, तुम लोग वहीं पर ही रुको, मैं तुम लोगों को जरूर मारूंगा। और फिर उसकी एक आंख से वही ब्लू कलर का फायर निकल रहा होता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा डेंजरस पावर निकलने लगता है। और उसे देखकर होंग अपने मन में कह रहा होता है, इसकी पावर को देखकर तो बस एक ही एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि ये गॉडली रेलम का एक्सपर्ट बन चुका है। और इससे पहले तो इसका कल्टीवेशन बस बोन टेम्पररिंग स्टेज पर ही था। क्या इसका मतलब हुआ कि इसने अचानक से ही 2 स्टेज को जंप कर दिया और गॉडली रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया? ऐसा अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है? एम्परर कहता है, तुम लोगों का थैंक यू, वरना उन मॉन्स्टर बैट्स के टॉर्चर के बिना मुझे ये मौका ही नहीं मिलता कि मैं इसमें ब्रेक थ्रू कर पाऊं। होंग सोचता है, मैं इस जैसे मॉन्स्टर को जिंदा नहीं रहने दे सकता हूँ, और अगर हमने इसे इसी वक्त ही नहीं मारा और अगर ये अपने पर आ गया तो इसे कोई भी नहीं मार पाएगा। और फिर होंग और एल्डर दोनों ही एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं और फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन एम्परर ने उसे डॉज कर लिया होता है। और फिर एल्डर पीछे से आता है और उस पर अपने हैमर से अटैक करता है, जिससे यहाँ तक कि जमीन भी टूट जाती है, पर उससे भी एम्परर बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उसकी तरफ जाते हैं और होंग उस पर पंचेस की बारिश कर देता है, पर उससे भी वो एम्परर को छू तक नहीं पाता है। और एल्डर भी उस पर अपने हैमर से अटैक करता है, पर इससे भी बहुत ही आसानी से बच जाता है। और ये सब देखकर मास्टर जीव सोच रहे होते हैं, 2 प्रोफाउंड हैमर एक्सपर्ट उस पर हजारों अटैक कर रहे हैं, पर फिर भी उसे वो लोग छू तक नहीं पा रहे हैं। तो ये है गॉडली रेलम का पावर, और इसमें यूजर को ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए टाइम स्लो हो गया है और वो किसी भी अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। अगर हाथ थोड़ा सा भी हिला तो उसे पता चल जाएगा कि अटैक कहाँ पर जाने वाला है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया है इस गॉडली रेलम में जाने के लिए और इसकी पावर को महसूस करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मुझसे पहले जाओ फान इसमें चला जाएगा, इसलिए इसे एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। टियान कह रहा होता है, लगता है कि हमारा लिटिल फ्रीक एक एबोमिनेशन बन चुका है और मुझे तो हैरानी हो रही है, क्या इसकी कोई लिमिट भी है और क्या मैं कभी इसके लेवल तक पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर से हम लड़ाई देखते हैं और होंग एम्परर पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन एम्परर उन सारे अटैक्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज करते जा रहा होता है। तभी गुस्से में आकर एल्डर कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो? तुम एक जगह पर रुक कर क्यों नहीं खड़े हो जाते? और ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। देखो तो 2 प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट एक बच्चे को मार नहीं पा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि वो मार खाने के लिए एक जगह पर खड़ा हो जाए, और तुम उसे ये भी क्यों नहीं कह देती हो कि वो अपने आप को बांध ले ताकि तुम लोगों को और भी ज्यादा आसानी हो सके। ये कहने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? होंग ये सब सुनकर एल्डर से कहता है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का कचरा करना है तो शौक से करो, पर इसमें मुझे मत घसीटो। लेकिन तभी ही एम्परर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, और जब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ तो मैं भी
तुम्हें थोड़ा मौका दे देता हूँ। तुम लोग इस स्पॉट को ध्यान से देख लो, यहाँ से मैं कहीं भी हिलने नहीं वाला हूँ। और जैसे मैंने रिफाइनिंग करते वक्त तुम लोगों से कहा था, वही चीज मैं तुम लोगों से अब भी कह रहा हूँ। अगर मैं इस स्पॉट से 1 इंच भी हिला तो मैं तुम्हें अपना सर काट कर दे दूंगा। ये सुनकर सारे लोग ही शौक हो जाते हैं कि अब जब ये जीत रहा है फिर भी ये ऐसी बातें कर कर अपनी कबर क्यों खोद रहा है। होंग कहता है, तुम्हारा इसके पीछे कौन सा चाल है। तभी ही वो लोगों की बातें सुनता है। वो लोग कह रहे होते हैं, ये दोनों एक बच्चे से एक डरपोक चूहे की तरह डर रहे हैं और ऐसा नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है और ऐसा मजा नहीं आता है। और वो दोनों ये सुनकर चुप हो जाते हैं। एम्परर कहता है, मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं उससे पहले एक जरूरी काम करना चाहता हूँ। और फिर वो एक बोतल को निकाल लेता है और उसमें से कुछ येलो कलर की पील निकालता है और कहता है, 5 यही लिमिट होगी। और तुम लोग भूलो मत कि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। और उन येलो पिल्स को देखते ही मेडिसिन किंग चिल्लाकर कहता है, ये तो 5th ग्रेड बस्टिंग पील है, ये लड़का अपने आप को एक्सप्लोड करने वाला है। और ये सुनते ही होंग और एल्डर एम्परर से दूर भागने लगते हैं। और मेडिसिन किंग कह रहा होता है, इसे रोको वरना हम सब यहीं पर ही मारे जाएंगे और हमारी डेड बॉडी तक नहीं मिलेगी। लेकिन एम्परर उन सारे ही पिल्स को खा लेता है और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।